हेलो बच्चों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन पर। और फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नीट की एग्ज़ाम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है। इसलिए इस चैप्टर को जितना अच्छे से अपन समझने की कोशिश करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले अपन इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करें कि किन्हीं दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसका जो फोर्स अपोज करता है वो ही आपका क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। अब मैं कहूँगा कि फ्रिक्शन फोर्स है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स है वो नेचर ऑफ सरफेस, और दूसरा आपका आता है नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। दोनों चीज़ों पर ही डिपेंड करता है। अब आपके मन में ऐसा आ जाए कि फ्रिक्शन फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन किधर होगी? तो इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी आपकी किधर, जिस अपन बोलेंगे सरफेस के साथ, तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, पैरेलल। बच्चों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है कि ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है जिनसे काफ़ी डेली लाइफ से एग्जाम्पल भी जुड़े हुए हैं। जैसे अपन बोले कि भाई ये सबसे पहले जैसे जो मैं बोल पा रहा हूँ ये किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हो पा रहा है। अगर आप पेन से अपनी नोटबुक में जो नोट्स बना रहे हैं ये किस वजह से हो रहा है, ये भी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हो रहा है। अब कई बार अपन ये देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स से कि भाई फ्रिक्शन फोर्स है वो किस प्रकार अपन को हेल्पफुल करता है, किस प्रकार से हमको सपोर्ट करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपको चलने में भी सपोर्ट करता है, वो फ्रिक्शन फोर्स आपको रोकने में भी सपोर्ट करता है। जैसे छोटे से एग्जाम्पल की अपन बात करना चाहें तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिएगा गांव में जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद में जो गंदा पानी है या जो भी पानी इकट्ठा हो जाता है उसके बाद में कांप मिट्टी की एक लेयर बन जाती है। और वो जो कांप मिट्टी की लेयर है उसके ऊपर अपन चलना पसंद नहीं करते हैं, और चलते भी हैं तो फिसल जाते हैं। तो अपना मानना ये होता है कि कहीं पर भी सूखी कोई घास है या सूखी मिट्टी है तो वहाँ से अपन पैर टिका के आगे की तरफ मूव करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर गांव के वो रास्ते जहाँ पर अपन एक बार चलने के बाद में अपने पच्चिन के ऊपर भी मिट्टी आके गिर जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा रेतीले रास्ते, उन रास्तों से होके अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा जोर आएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ग्रेवल, ये जो आपकी होती है कंक्रीट वाली रोड, इस रोड पर आप चलोगे तो आपको थोड़ा और कम ज़्यादा मतलब और कम किससे, रेतीले इलाकों से आपको कम जोर आएगा चलने में। लेकिन अपन डामर वाली रोड की बात करते हैं तो बच्चों उसमें आपको फोर्स है वो बहुत ही कम लगाना पड़ता है। इसका मतलब है फ्रिक्शन आपको चलने में भी सपोर्ट करता है, फ्रिक्शन आपको रोकने में भी सपोर्ट करता है। कई बार अपन ये भी देखते हैं कि जैसे मान लो कई जगह तो लुब्रिकेंट डालना है वो बेटर रहता है, और कई जगह लुब्रिकेंट डालना है वो बेटर नहीं रहता है। जैसे हम बात करते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल की जो चेन होती है उसमें लुब्रिकेंट डाला जाता है ताकि वो स्मूथ बन सके और वो आगे की तरफ मूव करने में थोड़ा सा हेल्पफुल रहे, मतलब उनके जो कलपुर्जे हैं उनका एक टाइम वेरिएशन है वो बढ़ता रहे। लेकिन दूसरे ही पल अगर अपन ये कहें कि जो कन्वेयर बेल्ट है या मान लीजिएगा आपके पास में कोई सिलाई वाली मशीन है और उनके पास में जो पुली लगी हुई है और वो जिन रस्सी की स्ट्रिंग के सहारे घूम रही हैं उनमें अगर अपन लुब्रिकेंट डाल दें तो वो एक ही जगह स्लिप होना शुरू कर देती हैं, तो वहाँ वो बेटर नहीं रहता है। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो हम कितने टाइप से या किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस प्रकार से वेरी होता है। तो देखिएगा टॉपिक अपना आता है फ्रिक्शन। बच्चों टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। अब हमने ये देखा कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है जनरली F इक्वल टू कितना, म्यू एन। देखो म्यू क्या है, नेचर ऑफ सरफेस, और आपका एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है। और जब भी नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स की बात करते हैं तो देखिएगा ये आपके पास में एक एम मास का ब्लॉक है बच्चों, और इस सरफेस को हमने क्या बोला कि इस पर नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स कितना है, एन, और ये किसके बराबर हो गया, एम जी के। तो बच्चों अगर हम पहले सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स आपका कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो ये तो आपका है अगर किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर कोई ब्लॉक रख दिया जाए तो उस पर कितना आपका नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है। तो उस सरफेस पर जितना भी मास ऊपर रखा हुआ है वो मास आपको इंटू में इंटू जी। मान लीजिएगा एक से ज़्यादा ब्लॉक अगर मेंशन कर दें तो ये आप मान लीजिएगा आपके पास में 3 ब्लॉक आ गए, ये M1 मास है, ये M2 मास है, और ये बच्चों आपका M3 मास है। यहाँ अपन ने पुट कर दिया क्या,
जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है N1 वो कितना हो जाएगा M1G। इस सरफेस की बच्चों अगर अपन बात करें तो इस सरफेस के ऊपर कितने ब्लॉक रखे गए, 2 ब्लॉक रखे गए, तो N2 इक्वल टू कितना होगा M1 प्लस M2, N2 में बच्चों कितना G। अगर हम बात करते हैं इस सरफेस की तो N3 इक्वल टू कितना होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। यहाँ से हमने क्या नोटिस किया, हमने यहाँ ये नोटिस किया कि जिस सरफेस की बात की जा रही है उस सरफेस के ऊपर कितने ब्लॉक हैं। जैसे देखो यहाँ की बात करें तो इस सरफेस से ऊपर 3 ब्लॉक थे, तो तीनों ब्लॉकों का मास सम हो गया है, इनटू में कितना G। तो इनसे रिलेट जो आपका कोइन से कोइन कॉन्सेप्ट आता है, सिक्के से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं, वो इजीली सोल्व हो जाते हैं कि 10 सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, ऊपर से तीसरे सिक्के पर या नीचे से 6 सिक्के पर आपके पास में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स कितना होगा, तो वो सब सिचुएशन है वो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद में देखो तीसरा केस, अगर हम तीसरे केस की बात करते हैं तो आपके पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, क्या है एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल कितना है थीटा, m मास आपने यहाँ पुट कर दिया है भाई, कितना है m। देखो कुछ फॉर्मेलिटीज वो कितना हो जाएगा, ये आपका पास में आया mg बच्चों, ये कितना हो जाएगा एंगल कितना थीटा, कितना हो गया माजी कोस थीटा, और ये बच्चों आपके पास में नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स आ गया। और नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स की हमेशा नेचर क्या रहती है, सरफेस के साथ में परपेंडिकुलर, तो हम बोल सकते हैं n इक्वल टू एम जी कोस थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम फोर्थ केस की बात करें, ये मान लेते हैं आपके पास में एक वर्टिकल वॉल है, दीवार है जी, और ये एक m मास का ब्लॉक है। एक्सटर्नल फोर्स बच्चों आपने यहाँ अप्लाई कर दिया कितना F। अब हम ये चेक करना चाहेंगे कि नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। इसकी नेचर क्या होती है, सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर, लगा दिया जी। यहाँ N जो है बच्चों वो आपका कितना हो जाएगा F के बराबर हो जाएगा। जो ही आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो ही आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स बन जाएगा। आपका नेक्स्ट केस आता है वो देखिए जो 5वें नंबर वाला केस है, उसमें हमने बोला कि ये आपके पास में एक बस है और बच्चों ये जो बस है वो a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, और ये इस पर एक बैठा नवयुवक जो है उसके जो बाल हैं वो हवा से बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये कंफर्म है कि बस a एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट है। बच्चों यहाँ पर एक मंकी है, जो मंकी यहाँ पर इससे अटैच है, मतलब चिपका हुआ है, बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मास हमने बोल दिया m है, इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स कितना होगा n। इस मास पर जो मंकी है इस पर लगने वाला सूडो फोर्स कितना होगा ma। बच्चों यहाँ नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स कितना आएगा ma। तो हमने क्या नोटिस किया कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो बच्चों उस पर क्या होता है कि जो भी आपके पास में जितने भी ब्लॉक हैं उस ब्लॉक पर, जैसे मान लीजिएगा मैंने इस हाथ पर एक चौंक रखी, इसका मास है 10 kg, तो इस सरफेस पर, इस हथेली की जो सरफेस है इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा 10g। 10g की बात करेंगे तो हम कितना बोलेंगे 100, जाहिर सी बात है 100 न्यूटन हो गया। अगर ऐसे ही मैंने 4 चौंक ऊपर नीचे रख दी जाए तो नीचे वाली सरफेस की बात करेंगे तो सबका जो मास है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वो बच्चों कितना बनेगा 10 10 10 10 40, तो 400 न्यूटन आपका नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स बन जाएगा। अगर कहीं पर भी इंक्लाइंड प्लेन की बात आती है, इंक्लाइनेशन एंगल आपको कुछ भी देता है, फ्रिक्शनली सरफेस नहीं होके फ्रिक्शनल सरफेस होती है, तो हम क्या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स आपका क्या होता है n इक्वल टू एम जी कोस थीटा। ये हो गया इतना। अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो देखिएगा यहाँ जो नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है वो आती है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और जो फ्रिक्शन फोर्स हैं उसमें आपका पहला जो आता है वो आता है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम बोलते हैं स्थितिक घर्षण बल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Fs से। इस वाले स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की अगर अपन बात करें तो बच्चों इसको हम बोलते हैं Fs जो है वो F एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है।
इस चीज़ को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, बेहद इंपॉर्टेंट भी है। अगर किसी भी बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी रेस्ट में रहती है, तो एक्सटर्नल फोर्स ही आपका क्या बन जाता है, फ्रिक्शन फोर्स बन जाता है। इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर कहीं पर भी बात आती है कि बॉडी किस में है, रेस्ट में, बच्चों बॉडी अगर रेस्ट में रहती है तो उस पर लगने वाला जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं, वही आपका क्या बन जाता है, फ्रिक्शन फोर्स। अब कई बार बच्चों के मन में ऐसे आता है कि सर हमने ऐसे कहा कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, तो उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। जनरल सी बात है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। जो आपका सेकंड आता है वो होता है बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये खुद ही जज करेगा कि भैया बॉडी मोशन में होगी या बॉडी रेस्ट में होगी। तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की अगर अपन बात करते हैं तो बच्चों एफ एल इक्वल टू क्या होता है, या एफ एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन की, और यहाँ से हम कह सकते हैं एफ एल जो है जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा कितना आ जाएगा, म्यू एस एन। अगर हम म्यू एस की बात करते हैं तो इस म्यू एस को क्या बोला जाता है, स्टैटिक या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब ध्यान से रखिएगा, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा बोला जाए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, लिमिटिंग का मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिस वैल्यू से ऊपर बॉडी रेस्ट में होगी, जिस बॉडी इससे नीचे की तरफ वैल्यू आएगी। और ये जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं किसके साथ में कर रहे हैं, आप कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स के साथ में। ये जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, इसको आप कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। और ये मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि इससे अगर अपन बात करते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर कम रह जाती है एक्सटर्नल फोर्स से, बॉडी मोशन करेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। लेकिन अगर इससे नीचे का ही रहेगा तो भैया हम क्या बोलेंगे, बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट में। जो आपका तीसरा पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोला जाएगा बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसको बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ के से। और ये बोला था इसमें बॉडी किस में रहती है, रेस्ट में नहीं रहती है, इसमें बॉडी होती है मोशन में। तो अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन में होगी तो बच्चों हम कह सकते हैं लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो बॉडी का मोशन में होना बेहद ज़रूरी है इसके लिए। और ये क्या कहते हैं कि एफ के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन के, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। और बच्चों ये हो जाता है एफ के इक्वल टू म्यू के एन। और यहाँ जो म्यू के है ये आपका बन जाता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऐसा कह दें कि बॉडी किस में है, मोशन में, मोशन में है तो लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा बच्चों वो आपका डिसाइड करेगा कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वही आपका फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम कुछ छोटे छोटे नोट की बात करते हैं। छोटे से एक नोट पर जाते हैं। जनरली अपन क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू बच्चों क्या होता है, म्यू एन। अगर मैं यहाँ से ऐसा कहूँ कि म्यू इक्वल टू कितना, एफ अपॉन एन। एफ क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, जी बहुत बढ़िया, एफ आपका फ्रिक्शन फोर्स है और एन आपका क्या है, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है। और ये फोर्स का रेशियो है। अगर ये फोर्स का रेशियो है तो हम क्या कह सकते हैं, म्यू आपका यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस है बच्चों, यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की ही डायमेंशन है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, चाहे म्यू एस है या म्यू के है, दोनों ही क्या होते हैं आपके यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस होते हैं। म्यू एस और म्यू के की बात करें तो विच वन इज ग्रेटर, तो हमेशा आपका म्यू एस ही ज़्यादा होता है। कहते हैं ना कि अगर किसी बॉडी को अगर आपको मोशन में लाना है तो पहले एक बार आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत है, उसके जस्ट बाद में आप फोर्स कम भी लगाओगे तो आपका काम चल जाएगा। और जनरली देखो क्या होता है, एक्चुअल में ये चीज़ आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं
गांव में या कहीं पर भी कोई भी गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो उसको अपन धक्का मारते हैं, और धक्का मारते हैं तो क्या होता है कि एक बार आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है, उसके जस्ट बाद में अगर आप फोर्स कम भी लगाओगे तो वो गुड़कने लगे। कहते हैं ना कि एक बार भाई इतना सा धक्का मारो कि गुड़क जाए। दैट मीन्स रोल होना शुरू हो जाएगी तो उस पर कम से कम आपको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, कि हम कैसे कह पाएँ कि बॉडी मोशन में है और कैसे कह पाएँ कि बॉडी किस में है, रेस्ट में। तो सबसे पहले वाले केस में समझें आप, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपका कम है, किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से। इसका मतलब ये लिमिट को पार नहीं कर पाता है तो बॉडी किस में रहनी है, रेस्ट में। और बच्चों रेस्ट में रहेगी तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, कहने का मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ही आपका क्या बन जाता है, फ्रिक्शन फोर्स बन जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर मान लीजिएगा वो ऐसा ना बोल के ऐसा बोल दे कि एफ एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से, इसका मतलब बच्चों बॉडी किस में रहेगी, मोशन में। और मोशन में रहेगी, जैसे मान लीजिए लिमिट है 10 न्यूटन, आप लगा रहे हैं 11, 12, 13, 14, 100, 200 कितना भी लगा रहे हैं, अगर उसको पार कर जाती तो बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी। मोशन में होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि मोशन में आने के बाद जो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आपका बनेगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। वो क्या होता है, म्यू के एन। बच्चों ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स चेंज होता नहीं है, म्यू के आपको क्वेश्चन में मिलता है। इसका मतलब है इसमें किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं आता है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी। अब एक छोटे से न्यूमेरिकल से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है, कौन सी बॉडी मोशन में आएगी। देखो भाई, ये आपके पास में क्वेश्चन है, बोला गया कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स। ये आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 10 kg, और यहाँ बोला गया म्यू एस इक्वल टू 0.5 है और म्यू के जो है वो कितना है, 0.4 है, कितना, 0.4। और यहाँ बच्चों हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। देखो पहले पार्ट में हमने कहा एफ एक्सटर्नल जो है वो कितना है भाई, 2 न्यूटन है, और दूसरी पार्ट में हमने बोला एफ एक्सटर्नल जो है वो आपका आ रहा है 90 न्यूटन। तीसरे पार्ट में हमने कहा कि जो एफ एक्सटर्नल है वो बच्चों आ रहा है 10 न्यूटन, और चौथे केस में हमने बोला एफ एक्सटर्नल है वो आपके पास में बच्चों आ रहा है 1000 न्यूटन। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा। सबसे पहले अगर फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन आता है, पहला अपना मतलब सीधा सीधा सा यही बनता है कि अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में जाएं। कंपैरिजन करने के लिए एफ एल तो निकालना पड़ेगा ना, तो ये निकाल देते हैं एफ एल। तो देखो यहाँ एफ एल इक्वल टू म्यू एस एन। बच्चों म्यू एस कितना है, 0.5, तो 0.5 ऐसा कैसा आ गया। अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स इस ब्लॉक के हिसाब से कितना आएगा, ये बच्चों बना n, ये माजी m कितना 10, तो 10g बोले तो 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 100, और ये बच्चों आपके पास आ गया 50 न्यूटन। अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, एफ के इक्वल टू क्या होता है, म्यू के एन। म्यू के बच्चों आपके पास में कितना आया, 0.4। एन आपके पास में कितना आ रहा है, 100, ये कितना आ गया 40 न्यूटन। अब हम कंपैरिजन करते हैं, पहले केस में आओ। पहले केस में बच्चों आपको क्या बोला गया कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 2 न्यूटन है। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल जो है वो छोटा है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आपका कितना है, 50 है। 50 है तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि एफ एक्सटर्नल आपका कम है, बॉडी किस में होगी, रेस्ट में। बच्चों बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो इस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स ही आपका क्या बन जाता है, फ्रिक्शन फोर्स बन जाता है। तो जो आपके पास में फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो कितना होगा, 2 न्यूटन। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो आपके पास में एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बच्चों 90 है, लिमिटिंग को पार कर गया। इसका मतलब बॉडी किस में आएगी, रहे मोशन में। और अगर बॉडी मोशन में है तो भैया इस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है आपका वो कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका होगा एफ के इक्वल टू म्यू के एन। तो ये बन गया एफ के, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 40 न्यूटन। अगर हम बात करते हैं तीसरे केस में जिसमें कितना दिखाया गया आपको, 10 न्यूटन। बच्चों का 10 न्यूटन है तो हम क्या कहते हैं, एफ एक्सटर्नल जो है वो आपका कम है एफ एल से, बॉडी किस में, रेस्ट में। और रेस्ट में होगी
तो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना है जो आपने अप्लाई किया है, तो ये हो गया बच्चों 10 न्यूटन। अगर हम बात करते हैं एफ एक्सटर्नल 1000 न्यूटन है, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल बच्चों आपके पास में कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू है वो ज़्यादा है, किससे, एफ एल से। इसका मतलब बॉडी किस में आएगी, मोशन में। और बच्चों अगर बॉडी मोशन में आती है तो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स ही आपका ये बन जाता है, नहीं मोशन में आने के बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बनता है। इसका मतलब 40 न्यूटन ही आपका आंसर हो जाता है। सीखा क्या, अगर किसी भी बॉडी पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर एफ एक्सटर्नल से ज़्यादा है तो भैया बॉडी रेस्ट भी होगी, जो आप अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स है वही आपका फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा।